बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर 1 टॉपिक 1। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एंड सम फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बायोलॉजी बेसिकली दो वर्ड्स से ड्राइव किया गया है। सबसे पहले है बायो। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी या फिर टू इन्वेस्टिगेट। अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या फिर बायो इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी लिविंग थिंग्स की स्टडी जो है वो बायोलॉजी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बायोलॉजिस्ट्स जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है वो चेंज हो चुकी है। रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, वो बायोलॉजी कहलाता है। लिविंग में हमारे पास एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, और इसके अलावा नॉन लिविंग में हमारे पास वाटर, सनलाइट और सॉइल वगैरह मौजूद हैं। तो इनके दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप होगा हम ये देख लेते हैं। लाइक एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये वाटर के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। आप लोगों को पता है कि एनिमल्स जो हैं उनको पानी की ज़रूरत होती है खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए, और इसके अलावा जितने भी बाकी मेटाबॉलिक फंक्शंस है बॉडी में उनको परफॉर्म करने के लिए। और प्लांट्स जो हैं इनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। अगर वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इनफ अमाउंट ऑफ फूड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, तो एनिमल्स जो हैं वो उस फूड को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसी वजह से एनिमल्स की डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ। लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है। अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो बेसिकली इंडिविजुअल वो होता है जिसमें लाइफ मौजूद होती है, ज़िंदगी मौजूद होती है। तो लाइफ के लिए हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं, तो उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। लाइफ के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो सिस्टम मौजूद है उसकी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तरतीब होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेल्स से बने होते हैं। सेल क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जब बहुत ज़्यादा सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट इज composed of one or more cells, यानी इंडिविजुअल्स जो हैं या तो वो एक सेल से बने होंगे या फिर एक से ज़्यादा सेल्स से बने होंगे। अगर हम सेल्स की टाइप्स की बात करें तो हम कहते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, उनके पास सिंगल सेल होता है और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। और इसके अलावा इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स फॉर्म में मौजूद होता है, कोई न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होती। जो दूसरी ब्रांच है हमारे पास वो है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल्स की जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो एनिमल्स के सेल्स हैं, प्लांट्स के सेल्स हैं, और सर्टेन फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया हैं, यीस्ट सेल्स हैं जो कि यूनिसेलुलर फंगस के नाम से जानी जाती है। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज केमिकल रिएक्शंस। इंडिविजुअल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उनका होना ज़रूरी है। बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उनका पर्पज़ है एनर्जी, यानी इंडिविजुअल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी के बगैर लाइफ जो है वो मुमकिन नहीं है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी हमारे पास 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं।
कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनका पर्पस एनर्जी होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट इज कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम्स, यानी इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास जेनेटिक प्रोग्राम होना चाहिए, उनका एक जेनेटिक सिस्टम होना चाहिए। जेनेटिक सिस्टम से मुराद है डीएनए, और इसके अलावा जीन्स जो हैं उनको हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं, यानी ये वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है। जैसा कि ह्यूमन बींग्स हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो भी ह्यूमन बींग्स ही होंगे। तो ये सिर्फ इस वजह से है, जीन्स की वजह से, जो जीन्स के पास इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होगी। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, यानी इंडिविजुअल्स जो हैं वो एनर्जी को बना भी सकेंगे और उसको यूज़ भी कर सकेंगे। किस फॉर्म में यूज़ करेंगे? एटीपी की फॉर्म में यूज़ करेंगे। आप लोगों को पता है कि हम जितने भी डेली एक्टिविटीज़ में जितने भी काम करते हैं, आना जाना उठना बैठना, ये सारे काम जो हैं इनमें एनर्जी जो है यूज़ होती है। हत्ता कि ब्लिंकिंग ऑफ आई कन्वर्ट्स 1000 ऑफ एडीपी इनटू एटीपी, यानी आँख जो है, जब एक आँख में पलक झपकती है तो उसके लिए भी एटीपी जो है, थाउजेंड्स ऑफ एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट होती है। उसमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूज़ होती है। तो एनर्जी के बगैर जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है। द नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो है ये इंडिविजुअल्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखता है। जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उस तरह की स्पीशी जो है वो वहाँ पे सरवाइव करेगी। अगर एक ऐसी स्पीशी जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में रह रही है तो अगर उसको सनलाइट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हो सकता है कि वो वहाँ पे सरवाइव ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं, जिसमें दो तरह के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज़ मेजर फील्ड्स। कौन कौन सी मेजर फील्ड्स हैं हमारे पास? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है सबसे पहले। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इंडिविजुअल्स की स्टडी है उसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। इसमें हम प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और बहुत से दूसरे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ environmental biology. Environmental biology is the branch of biology which deals with the study of environment related to organisms, यानी organisms के ऊपर environment का क्या असर है या environment जो है वो individuals को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो हम environmental biology में देखते हैं। इसमें भी दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि नाम से जाहिर है, स्मॉल। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी में हम करते हैं। बैक्टीरिया क्या है? ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। वायरसेस जो हैं इनको मिड लाइन समझा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में, यानी अगर इनको होस्ट मिल जाए तो ये क्या करते हैं, अपने डीएनए की जो मशीनरी है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है उसको एक्टिव करते हैं और होस्ट के डीएनए के साथ मिलकर रेप्लिकेट्स बनाना जो है, डीएनए की कॉपीज़ बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं और साथ में डिजीज़ काज करते हैं। इसके बाद हमारे पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीशीज़ इन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स, यानी पॉन्ड्स के अंदर, रिवर्स, लेक्स के अंदर जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं उन सब की जो स्टडी है वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम करते हैं। उसमें प्लांट की स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, एनिमल्स की भी हो सकती हैं और भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज़ marine biology. Marine biology is the branch of biology which deals with the study of seas, oceans, marine water bodies and study their physical and chemical characteristics. नेक्स्ट इज़ पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। पैरासाइट्स जो हैं बेसिकली ये ऐसे इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने होस्ट में डिजीज़ काज करते हैं डिफरेंट वेक्टर्स के ज़रिए। तो
तो होस्ट जो है, अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिग्रेडेशन होती है ह्यूमन लीवर के अंदर, तो इस तरह से उसमें फिर डिजीज़ काज होती है। द नेक्स्ट इज़ ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी जो है ये एक बायो की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैन के फॉर्म जो हैं, स्ट्रक्चर हैं, इसके अलावा जो सेल्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, और एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग्स जो हैं वो पॉपुलेशन में हो रही हैं। जेनेटिक सिस्टम को इसमें डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक सिस्टम जो है इनमें जो इंफॉर्मेशन है जीन्स की, एलील्स की, इन सब चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम सेल का स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री और उसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट इज़ सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि इंडिविजुअल्स के सोशल बिहेवियर के रिलेटेड है, यानी इसमें हम इंडिविजुअल्स के सोशल बिहेवियर को रिलेट करते हैं, उनको देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है उसका अपने इन्वायरमेंट में दूसरी स्पीशीज़ के साथ, पॉपुलेशंस के साथ किस तरह का बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है या फिर फ्रेंडली बिहेवियर है, और वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो किस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर बिहेव करते हैं। द नेक्स्ट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ह्यूमंस के बेनिफिट्स के लिए प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, यानी यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मैन्युफैक्चर एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ह्यूमंस के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाना जो है वो ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ को, ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज़ यूज़ की जाती हैं, फंगस को भी यूज़ किया जाता है, एल्गी को भी किया जाता है, और फंगस में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो यीस्ट है जिसको हम यूनिसेलुलर फंगस भी कहते हैं, यूनिसेलुलर फंगस भी कहते हैं। और इसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस के बाद इससे अल्कोहल बनती है और बहुत ज़्यादा इंजाइम्स जो हैं वो इसमें यूज़ होते हैं।